हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। यहाँ पे हम दिसंबर मंथ की जो 2020 के विजन ऐसे करंट अफेयर्स थे उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इन्वायरमेंट का टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक थोड़ा बड़ा होने की वजह से इसे कुछ पार्ट्स में करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 कवर करने जा रहे हैं। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से जो कहता है इंडियाज क्लाइमेट परफॉर्मेंस के बारे में। जानते हैं न्यूज में क्यों रहा। काबिले तारीफ काम करके इंडिया ने 10वीं रैंक को हासिल करा है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है उसके लेटेस्ट एडिशन में। इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को CCPI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसका जो अभी लेटेस्ट एडिशन आया है उसमें इंडिया की रैंक जो है वो 10वीं आई है। अब जानते हैं कि कुछ ये CCPI के अंदर कुछ हाइलाइट्स के बारे में जानते हैं, क्या क्या इसके अंदर देखने को मिला। तो देखिए, पहली दूसरी और तीसरी रैंक जो है वो एकदम खाली रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंट्री इतने अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई इनके सारे इंडेक्स कैटेगरीज में, इसलिए पहली दूसरी और तीसरी रैंक को जो है वो एम्प्टी रखा गया। और उसके साथ G20 जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में से इस साल सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन एज अ होल वो ले लीजिए, उसके साथ यूनाइटेड किंगडम और आखिरी में इंडिया। इन्हीं तीन जो है कंट्रीज की, या आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन तो अलग हो गया, यूरोपियन यूनियन उसके साथ UK और साथ में इंडिया जो है यही हाई परफॉर्मर्स रहे हैं। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक्सपैंड होती जा रही है। 2019 की बात करें तो इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है ना, करीब 200 गीगावाट से बढ़ी है। और देखा जाए तो इतनी तेज से बढ़ना ये अभी तक का लार्जेस्ट एनुअल ग्रोथ है, मतलब एक साल में सबसे ज्यादा अभी तक ग्रोथ हुई है इसके अंदर। जो एक्सपेक्टेड टिपिंग पॉइंट है जहां पे न्यू इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है वो चीपर है, इज चीपर देन ऑपरेटिंग कोल और नेचुरल गैस पावर इज एक्सपेक्टेड इन 2025। ये माना जा रहा है कि जो अभी नई वाली जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी है, मतलब जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारी कैपेसिटी ये सस्ती पड़ेगी। जो हमारा कोल और नेचुरल गैस की पावर है ये माना जा रहा है 2025 तक ये चीजें दिखने को मिलने लगेंगी। उसके बाद ये रिपोर्ट कहती है कि कई सारी कंट्रीज ने अपना NDCs को भी अपडेट करा है। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर रहा है, सबसे ज्यादा जो है वो ये एमिट करता है, ये निकालता है अपने यहाँ से गैसेस चाइना। और इसने भी कहा है कि हम 2060 तक 2060 तक अपना जो टारगेट रखते हैं कि हम जीरो एमिट करेंगे। वाइल जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने इवन अनाउंस करा है अपना एम कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2050 तक। समझे? तो कार्बन सबसे ज्यादा चाइना निकालता है, चाइना ने कहा है 2060 तक सब कुछ जो है वो खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे। और साथ में जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने कह दिया कि हाँ ठीक है, हमारा भी एम है 2050 तक अपने आप को न्यूट्रल करने का। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन अगर हम बात करें तो कोविड-19 की क्राइसिस को लेके चले साथ में, तो फर्स्ट हाफ जो 2020 का रहा उससे काफी ज्यादा चेंजेस आए। इसमें 8.8% का डिक्रीज देखने को मिला था ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस में। क्यों? क्योंकि सब कुछ बंद था, तो कहाँ से ही कुछ जो है निकलता। और एनर्जी यूज की बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये माना जा रहा है कि भाई इसकी वजह से क्या आया, रिसेशन आया है, और इससे बहुत ज्यादा इंड्यूसिंग स्पेंडिंग कट्स ऑफ ओवर 10% इन एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर, जैसे कि IEA हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट 2020 के हिसाब से ये बात बताई गई है। समझे कि यहाँ पे जो है वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो है वो ग्लोबल रिसेशन जो है वो बहुत तेज से बढ़ा, और इससे स्पेंडिंग जो है वो कट हुई ओवर 10% इन एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर्स। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 10 जो इंडिया है हमारा, इंडिया जो है वो रेट हुआ है हाई फॉर इट्स परफॉर्मेंस इन एनर्जी यूज। काफी हाई जो है वो परफॉर्म किया है एनर्जी यूज में, ग्रीन हाउस एमिशंस और क्लाइमेट पॉलिसी कैटेगरी में, और ये मीडियम रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में। तो इतना कुछ हमारे इंडिया के टर्म में देखने को मिला है। अब थोड़ी बहुत बात जान लेते हैं जरा, जो हम मेन समझ रहे थे उसके बारे में, मतलब CCPI के बारे में, जिसे फुल फॉर्म में कहते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके बारे में समझते हैं। इस इंडेक्स को पब्लिश करा जाता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा, और हर साल ये पब्लिश करा जा रहा है 2005 के बाद से। ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है जिससे हम कंट्रीज का जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस है उसे ट्रैक करते हैं कि कितना वो भाई क्या कर रही है क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने में। और ये बात 2017 की है,
जब जो मेथोडोलॉजी है CCPI की उसको रिवाइज करा गया था। मतलब किस तरीके से हम देखिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे रिवाइज करा गया था ताकि यहाँ पे ये 2015 का पेरिस एग्रीमेंट जो है वो उससे पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो पाए। इसका एम है कि हम किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स में, और किस तरीके से क्लाइमेट प्रोटेक्शन के जो एफर्ट्स हैं उनको कम और प्रोग्रेस को जो है कंपेयर करेंगे जो कि इंडिविजुअल कंट्रीज करती हैं, कि मतलब हमने किस तरीके से जो एफर्ट्स लिए हैं कि भैया हम क्लाइमेट को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसके लिए हमने क्या कदम उठाए हैं और कितनी हमें प्रोग्रेस मिली है। तो ये सारा का सारा जो भी इंडिविजुअल कंट्रीज करती हैं, तो इस पे ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ाता है इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स में। साथ में CCPI जो 2021 का है वो इवेलुएट और कंपेयर करता है क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को करीब 57 कंट्रीज की और साथ में यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, जो एक साथ काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है कि 90% जो कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करती हैं। मतलब जहाँ पे 56 कंट्रीज उसके साथ जो यूरोपियन यूनियन है, ये सारा का सारा मिलके बच्चों 90% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस निकालते हैं। इसलिए ये यहीं पे इन्हीं को ही कंपेयर करता है। इसमें यहाँ पे कंट्री की परफॉर्मेंस 4 कैटेगरी में देखी जाती है बच्चों। पहला देखते हैं ग्रीन हाउस गैस का एमिशन 40% ये देखते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है 20% ये देखते हैं, एनर्जी यूज कितना है 20% ये देखते हैं, और आखिरी में क्लाइमेट पॉलिसी कितनी है 20% ये देखते हैं। तो इतना कुछ देखते हैं और ये हमने CCPI के बारे में आपको बात बताई। अब यहाँ पे कि भाई इंडिया की जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है उसके क्लाइमेट एक्शन में, उसका थोड़ा एनालाइज करते हैं उसके बारे में। देखिए जो मेन एलिमेंट इंडिया के हैं, इंडिया के इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग NDC बोलते हैं, तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो इंडिया के हैं मेन एलिमेंट्स जो कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के अंदर आते हैं, वो ये है कि भाई 33 से लेके 35% तक, मतलब इन्होंने कहा है कि 33 से 35% तक हम रिडक्शन करेंगे एमिशंस में और इस इंटेंसिटी में 2030 तक, 2030 तक, ठीक है। जो हमारा 2005 का लेवल था, ये समझिए हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि 2005 का जो हमारा लेवल था उससे हम 2030 में अगर कंपेयर करें तो 33 से 35 रिडक्शन, इतना परसेंट का रिडक्शन हम कर लेंगे। और 40% जो हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी है इसे हम नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू जनरेट करेंगे 2030 तक, हमने ये भी कमिटमेंट कर दिया है। साथ में पेड़ वगैरह लगाएंगे, मतलब हम यहाँ पे एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम वगैरह कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि 2.5 से लेके 3 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड जो या फिर ऐसे ही उसी के बराबर इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस जो है एटमॉस्फेयर से कम हो जाएंगी। तो अब आप समझ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ अचीवमेंट और कुछ कंसर्न यहाँ पे करे गए हैं, आपको समझाते हैं क्या क्या नहीं। देखिए पहला तो ये अचीवमेंट्स की हम बात करें कि अभी हमने क्या करा है क्या नहीं करा है। देखिए ऑन ट्रैक टू अचीव एंड इवन एक्सीड पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स, इंडिया एक लौती मेजर इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की जो विद 2 डिग्री सेंटीग्रेड compatible climate targets and is set to overachieve its 2030 टारगेट बाय वाइड मार्जिन। अच्छा खासा हम जीत जाएंगे, मतलब हम यहाँ पे बहुत तेजी में इसके लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है 2030 तक हम जो हम चाहते हैं उसके ऊपर ही निकल जाए, ओवर अचीव कर लें अपनी चीज़ों को। इंडिया ने अपना एमिशन की जो इंटेंसिटी है वो 21%, 21% से कम कर दी थी 2020 में ही। 2005 के लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो 2020 में हमने 21% से ही कम कर दिया था, और हमने माना कितना है 33 से 35%, तो आप समझ लो। साथ में सोलर कैपेसिटी हमारी इंडिया की वो भी बढ़ी है 2.63 गीगावाट से बढ़ के, ये 2014 में थी, और अब हमारी 36 गीगावाट हो गई है। तो अब समझ लो 2 गीगावाट समथिंग 2.5 गीगावाट से 36 गीगावाट होना 2020 में, तो समझ लो कितनी तेजी में हम काम कर रहे हैं। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारी इंडिया की ये 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड की, माना जा रहा है कि ये 175 गीगावाट 2022 तक पहुंच जाएगी। ये कितनी थी भाई, इस समय हमारे पास है 136 गीगावाट। उसके साथ इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है ये यहाँ पे 80.73 मिलियन हेक्टर तक हो गया है। ये आपका 24.56% है हमारे पूरे कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया का। ये 2019 की जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है हमें बताती है। और यहाँ पे 5188 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज भी देखने को मिला है अगर आप कंपेयर करो 2017 के असेसमेंट से। तो हर फील्ड में हम अच्छा कर रहे हैं और माना जा रहा है कि हम अपने टारगेट जो है बहुत जल्दी कर देंगे। उसके साथ इनिशिएटिव्स ऑन द ग्लोबल स्टेज, इंडिया ने यहाँ पे क्या करा है
कि 2 इनिशिएटिव लिए हैं। एक पहला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे बात कर रही हूँ मैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसे हम ISA बोलते हैं, और दूसरा है कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 2 हैं। उसके बाद बात करें तो हमने क्या करा है, हमें सेटिंग अदर एम्बिशियस टारगेट। इंडिया अब क्या कर रही है कि इंडिया प्लान ये कर रही है कि हम यहाँ पे 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेंगे 2030 तक। हमारा अच्छा खासा टारगेट हो गया है। साथ में इंडियन रेलवेज ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि हमारा प्लान ये है कि हम नेट जीरो एमिशन कर देंगे 2030 तक, और कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स नेटवर्क बाय 2023। समझ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट है, भगवान करे सब पूरा हो जाए। उसके बाद बात आती है इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी। हमारी एनर्जी एफिशिएंसी में क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिली है बच्चों? देखिए, एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा इंडिया में बहुत कम है, 500 किलोवाट चल रहा है, और साथ में अगर आप कंपेयर करो वर्ल्ड के एवरेज से तो वो 3000 किलोवाट है ना। तो अब ये सिर्फ पर कैपिटा तो अपना बड़ा ही कम है। और इंडिया की एनर्जी इंटेंसिटी जो कि है जीडीपी की, वो कम हुई है, हैज हाफ फ्रॉम 1.09 किलोग्राम यूनिट ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इन 1980 टू लेस देन 0.5 हो गई अपनी 2020 तक। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मामला। अब अभी जो हमने इंटरनेशनल 2 चीज़ों की बात करी हमारे, एक ISA की बात करी, एक हमने CDRI की बात करी। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करी, दूसरी हमने कोलिजन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। देखिए, ISA में आपको बताऊं तो ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक काम कर रहा है, एक ग्लोबल मार्केट को बनाएगा कि भैया यहाँ पे जो बेनिफिट्स है सोलर पावर के उसे टैप कर सके, साथ में जो क्लीन एनर्जी की एप्लीकेशन है उसे प्रमोट कर सके। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू होगा, साफ एनर्जी हम जनरेट करेंगे, हम यहाँ पे कोल वगैरह से नहीं करेंगे जिससे एनवायरनमेंट जो है प्रोड्यूस पल्यूट होता है। साथ में CDRI की बात करें, मतलब कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है जो यहाँ पे सपोर्ट करेगी कंट्रीज को, डेवलप कंट्रीज हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, दोनों को सपोर्ट करेगी ताकि वो क्लाइमेट और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। और ये सब साथ में, कोलिजन का मतलब होता है गठबंधन, जो ये कोलिजन सेक्रेटरीट होगा, इसे सपोर्ट करा जाएगा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड के द्वारा, और ये बेस्ड होगा दिल्ली पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो हमने अचीवमेंट और तारीफों की बात कर ली, लेकिन फिर से वही बात, हमेशा की तरह आपको बताऊं कि सब कुछ हरा हरा नहीं होता है, यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी होते हैं। कंसर्न्स ये हैं कोल की डिपेंडेंसी। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से 68% इंडिया की जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से आता है, और हम एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कोल पावर प्लांट पे। तो अगर अभी का कोल एक्सपेंशन प्लान देखें तो कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे जितने हैं भाई, मोर देन 200 गीगावाट यहाँ पे बढ़ सकती है, तो ऑलमोस्ट 300 गीगावाट हो सकती है आगे आने वाले सालों में। तो इससे और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये पहली दिक्कत तो ये है। दूसरी दिक्कत है राइजिंग एमिशन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। आप जानते हैं इंडिया की जो इम्पोर्टेंट है भाई फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडीज, और यही यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है क्लाइमेट चेंज में। इसकी वजह से क्या होगा, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला सीन है, ये बहुत निकलेगा। उसके साथ कि क्लीन एनर्जी का इन्वेस्टमेंट का कम होना, मतलब इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है ये कम हुआ है, 12% जो है 2018-19 में था, और ये कम होके देखिए, ये पहले कितना था, 2017 में कितना था, 32% था, और कितना गिर गया, 12% आ गया एक साल के बाद ही। ये दिक्कत है। उसके साथ कुछ टारगेट्स में और कमी है, मतलब इंडिया ने यहाँ पे अपने टारगेट को जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टारगेट थे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचेंगे 2030 तक, वो टारगेट को कम करके 30% कर दिया है अब। ठीक है, 30% डाउन फ्रॉम इट्स ओरिजिनली प्रपोज 100%। मतलब यहाँ 30% नहीं कर दिया है, पहले इन्होंने 100% करा था, अब इसे यहाँ पे 30% से यहाँ कम कर दिया गया। समझ रहे? तो इससे पेरिस जो अग्रीमेंट है हमारा, जो हमने साइन कर रखा है, उसके बेंचमार्क में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तारीफें हैं और कुछ कंसर्न है। वी होप कि सब अच्छा अच्छा चले इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कहता है एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में। समझते हैं सबसे पहले कि न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP ने रिसेंटली रिलीज करी है अपनी एनुअल एमिशन गैप रिपोर्ट। हर सालाना रिलीज होती है, हर साल रिलीज होती है, ये नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट। क्या होती है पहले समझते हैं। ये एक एनुअल रिपोर्ट है, मतलब हर एक साल रिलीज करी जाती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। ये देखती है कि जो हमने अभी जो एस्टिमेट करा था फ्यूचर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, ठीक है,
it accesses the gap between estimated future global greenhouse gas emission if countries implement their climate mitigation pledges and the global emission level from least cost pathways that are aligned with achieving the temperature goals of the Paris Agreement. तो भाई आसान शब्दों में समझा दूं आपको, तो ये रिपोर्ट क्या कहती है कि भाई यहाँ पे जो भाई प्रिडिक्ट करा गया है, ये क्या करती है कि जो ये एक ईयरली रिपोर्ट है जो रिव्यू करती है कि जो डिफरेंस है वेयर ग्रीन हाउस एमिशन आर प्रिडिक्टेड टू बी इन 2030, 2030 में कितने होंगे, हमारे जो एमिशन कितना होगा ये प्रिडिक्ट करना, और वेयर दे शुड बी, कितने उनके वहां तक कितना एमिशन होना चाहिए। फिर समझिए यहाँ पे कि यूएनईपी एमिशन गैप रिपोर्ट हैज प्रोवाइडेड ईयरली रिव्यू, हर सालाना रिव्यू करती है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वेयर ग्रीन हाउस एमिशन आर प्रिडिक्टेड टू बी इन 2030 एंड वेयर दे शुड बी टू अवॉइड द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना, प्रिडिक्ट करना और क्या कितना जो है होगा ये, है ना। तो इसका जो गैप है ये निकालती है ताकि यहाँ पे जो है वो भाई अवॉइड करा सके वर्स्ट इम्पैक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज पे पड़ेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एमिशंस। अब ये जो डिफरेंस है वो जो आपका डिफरेंस बनता है बिटवीन वेयर वी आर लाइकली टू बी एंड वेयर वी नीड टू बी, वेयर आर वी लाइकली टू बी मतलब हम कहाँ पे हो पाए कितने हद तक वहाँ आ जाएंगे, कितना एमिशन होगा और कहाँ पहुँच जाएंगे और कितना हमें पहुँचना चाहिए, ये जो बीच का गैप है ना बच्चों, यही होता है एमिशन गैप। समझे कि अगर हम इसी तरह से करते रहे तो हम कितनी बुरी तरह से खुद को बर्बाद कर लेंगे, ठीक है, कितना हमारा एमिशन हो जाएगा, मान लीजिए 100 हो गया और कितना हमारा होना चाहिए, बस ये जो गैप आता है यही एमिशन गैप आता है। ठीक है, बहुत अच्छे समझाया मैंने। की फाइंडिंग्स की बात करते हैं, इस रिपोर्ट ने क्या देखा, तो देखा कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो इतना बढ़ता है, ये तीसरा साल था लगातार 2019 में ये बढ़ा और इसका रिकॉर्ड पहुंच गया बहुत ज्यादा हाई। समझे, दूसरा देखने को मिला कि अभी का जो आपका जो ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, एनडीसी जो अभी का है, करंट एनडीसी है, वो सीरियसली इनएडिक्वेट है, बेकार है, जिससे हम क्लाइमेट गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो कि हमने पेरिस एग्रीमेंट में वादे करे थे। और इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा एटलीस्ट 3 डिग्री सेंटीग्रेड से तो बढ़ेगा इस सेंचुरी के खत्म होते होते। तीसरी बात इन्होंने जानी है कि कंट्रीज जो है जो कमिट कर रही है कि हम अपने एमिशन को नेट जीरो कर देंगे, है ना, हमने ऊपर बात करी ना, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया सब कह रहे हैं अपने नेट एमिशन जीरो कर देंगे, तो करीब 126 कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, फ्रांस वगैरह, वो आप जानते हैं 51% जो पूरे वर्ल्ड का एमिशन निकलता है, ठीक है, वो उन्होंने कहा कि भैया इनके पास नेट जीरो गोल्स हैं दैट आर फॉर्मली अडॉप्टेड, बस वादे कर दिए, कह दिया है या तो, लेकिन इससे मतलब ये नहीं है, कोई बहुत ही तमीज से फॉर्मली कोई अनाउंस नहीं हुआ है, कोई कंसिडरेशन में चल भी नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, बस कह रहे हैं हम करेंगे करेंगे करेंगे। खैर, कंजम्पशन बेस्ड एमिशन की बात करूं तो अराउंड 2/3 जो ग्लोबल एमिशन है, 2/3 जो ग्लोबल एमिशन है वो लिंक्ड है टू प्राइवेट हाउस होल्ड एक्टिविटीज, जो घरेलू चीजें होती हैं, घरेलू एक्टिविटीज होती हैं, वो यहाँ से 2/3 एमिशन निकलता है, कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग के हिसाब से देखा गया है। आखिरी में इन इक्वालिटी इन एमिशंस की बात करें तो एमिशंस जो कि रिचेस्ट 1% ग्लोबल पॉपुलेशन के हैं वो ही ट्वाइस ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ पूरेस्ट 50% के आते हैं। समझ लो, मतलब जो सबसे गरीब जो कंट्री है, ये समझिए कि जो एमिशन निकालते हैं सबसे अमीर 1% जो ग्लोबल पॉपुलेशन, सबसे अमीर जो 1% ग्लोबल पॉपुलेशन है, जितना एमिशन वो निकालती है वो यहाँ पे 2 गुना ज्यादा है अगर आप कंबाइंड शेयर देखो पूरेस्ट 50% का, इतना डिफरेंस है, समझ लो। सब मतलब अमीरों के जो इसलिए हैं, सब अमीरों की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। अब देखिए क्या कदम जो है सजेस्ट करे गए हैं कि किस तरीके से हम इस एमिशन गैप को कम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो पहली चीज तो आप अपनी एनर्जी एफिशिएंसी जो कि घरों की है उसे इम्प्रूव करो। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की रिसर्च के हिसाब से जो कि इन्होंने बिल्डिंग्स पे की थी, उन्होंने ये दिखाया कि बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही 38% टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का जो है वो अकाउंट करते हैं। तो अगर आपको नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग स्टॉक पाना है 2050 तक, तो डायरेक्ट बिल्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 50% से गिरना होगा 2030 तक, तब ये काम कुछ हो सकता है। साथ में दूसरा आप क्या कर सकते हो, पोस्ट पेंडेमिक ग्रीन रिकवरी,
देखिए पेंडेमिक में सब कुछ रहा शांत, काफ़ी चीज़ें हो गई कवर, और ग्रीन पैंडेमिक रिकवरी की वजह से क्या होगा, एमिशंस जो कि 2030 में है वो 44 GTCO 2E हो जाएंगे, जिससे मतलब ये GTCO 2E का मतलब होता है बच्चों गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये अगर हमें नेट ज़ीरो आपका गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो ग्रीन पैंडेमिक रिकवरी है उसे जो आपका एमिशन है 2030 तक आपको रखना पड़ेगा इसे 44 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड को, और यहाँ पे 25% ऑफ द एमिशंस यहाँ पे हमें कम करने होंगे, जिससे यहाँ पे वर्ल्ड जो है उसकी रेंज जो है एमिशंस की, उसे हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड का पाथवे लेके चले। तो इसके लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि पहला ये कि आप ज़ीरो एमिशंस को सपोर्ट करिए, टेक्नोलॉजीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसी जो ज़ीरो एमिट करते हैं, या एग्जाम्पल आपको बताऊं कि भाई लो कार्बन और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करिए, लो कार्बन ट्रांसपोर्ट लेकर आइए, ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग्स लेकर आइए, लो कार्बन इंडस्ट्री लेकर आइए। साथ में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजी का है उसे सपोर्ट करें, और आखिरी में भाई फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ को फिजिकल रिफॉर्म्स ला के करें। साथ में आप नेचर बेस्ड सोल्यूशन ला सकते हैं, जिसको हमने जनवरी करंट अफेयर में बहुत बार पढ़ा था, जैसे आपका लार्ज स्केल लैंड स्केप हो गया, रिस्टोरेशन हो गया उसका, रिफॉरेस्टेशन का हो गया, मतलब है ना, प्लांट प्लांट लगाइए, ये सब कर सकते हैं। साथ में अगर लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो कुछ एग्जांपल आपको बताती हूँ, जो कि डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों ही कंट्रीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है कि अपनी लाइफस्टाइल और अच्छी सस्टेनेबल बना सकते हैं वो, जैसे कि आप जो अभी जो रिप्लेसिंग डोमेस्टिक शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स विद रेल जर्नी, जो आप थोड़ी दूर के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप लखनऊ से बात करें तो सबसे लोग इलाहाबाद चले जा रहे हैं या अब चले जा रहे हैं दिल्ली, तो इन फ्लाइट्स को यहाँ पे ये आप रिप्लेस करें, आप ऐसे जाने की बजाय आप रेल की जर्नी कर लें, रेल यात्रा कर लें, और इंसेंटिव्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। साइकिलिंग वगैरह करिए, कार शेयरिंग कर लीजिए, है ना, वो ओला उबर में जो शेयरिंग वाला ऑप्शन आता है वो कर लीजिए, है ना, कि ताकि भाई एक आपके लिए पर्सनल कार नहीं जाएगी तो थोड़ा जो भी पेट्रोल वगैरह है बचेगा। और पेट्रोल कार्स को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करिए कि आप अगर घर से पास तक जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लें। साथ में आप एनर्जी एफिशिएंसी जो कि हाउसिंग की है, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी डिफॉल्ट्स हैं फ्रॉम ग्रिड प्रोवाइडर्स, इसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोविजन है लो कार्बन फूड की पब्लिक सेक्टर में, और डेवलपिंग पॉलिसीज वगैरह आप ला सकते हैं, ताकि फूड का वेस्टेज ना हो। तो फूड का वेस्टेज नहीं होगा तो और बनाने बनाने में ज़्यादा एनर्जी नहीं यूज़ होगी। ये कुछ बात है। तो यहाँ पे इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आयस, एंड इफ यू वांट टू follow me on any other social media, link in the description. And if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IS and watch these videos there. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.